कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे आप लोग। आज हम जो पौधों में लैंगिक जनन है इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें निषेचन होता है, त्रिक संलयन है, दोहरा निषेचन है। निषेचन क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो निषेचन क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन या मिलना निषेचन कहलाता है। नर युग्मक जो परागकोश होते हैं, परागकण जो होते हैं उसमें बनते हैं, और नर युग्मक होते हैं। मादा युग्मक अंड कोशिका होती है जो स्त्री केसर के अंडाशय में बनती है। तो नर युग्मक तथा मादा युग्मक किसी भी निषेचन की बात हो तो यही क्रिया होगी, यही परिभाषा कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है, या इसको सत्य निषेचन कहते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। इतनी बातें समझ में आ गई। निषेचन नर और मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात जाइगोट या युग्मनज बनता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का निर्माण होता है। ये स्त्री केसर है, इसके 3 पार्ट होते हैं। वर्तिकाग्र है, वर्तिका है, और ये अंडाशय या ओरी है। अंडाशय, ओरी, इतने पार्ट हैं, आपको पहले पता है पहले से। अंडाशय के अंदर जो होते हैं वो बीजांड होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स जो होते हैं ये एक वृत्त के द्वारा, एक डंठल के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़े रहते हैं, अपरा से जुड़े रहते हैं। तो ये इसकी संरचना, इसके बारे में हम देखेंगे कि स्टिग्मा जो होता है, वर्तिकाग्र जो होता है, यहाँ पर परागकण, ये थोड़ा चिपचिपा होता है, यहाँ पर परागकण आकर के एकत्रित होते हैं। तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण की क्रिया के पश्चात परागकण यहाँ वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं। जब वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ये यहाँ से अंकुरित होते हैं। जब यहाँ से ये परागकण अंकुरित होते हैं तो एक नली निकलती है जिसको कहते हैं पराग नली। ये तमाम पराग नलियां निकल रही हैं इनसे, और इसके अंदर 2 युग्मक होते हैं जिनको नर युग्मक कहा जाता है। परागकण के अंदर 2 जनन केंद्रक होते हैं जिनको नर युग्मक कहा जाता है। ये जैसे जैसे पराग नली आगे बढ़ती रहती है वैसे वैसे ये नर युग्मक भी धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं, और आगे जब ये अंडाशय में पहुंचते हैं तो अंडाशय में बीजांड होते हैं। बीजांड जो होता है ये एक वृत्त से, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, जिसको बीजांड वृत्त कहते हैं। बीजांड वृत्त और बीजांड का भाग जहां दोनों जुड़ता है उसको हाइलम या हाइलस कहते हैं, या इसको नाभिका भी कहते हैं। इसको नाभिका भी नाम दिया गया, नाभिका। अच्छा, जो बीजांड होता है, बीजांड का आधार भाग जो होता है वो निभाग कहलाता है। ये देखो, बीजांड वृत्त लंबा होने की वजह से, अगर ये बीजांड वृत्त है और यहाँ पर ऐसे ये बीजांड लगा हुआ है, तो अगर बीजांड वृत्त लंबा हो जाता है तो ये लंबा होने के कारण से क्या होता है कि बीजांड वृत्त ऐसे लंबा होने से ये जो बीजांड होता है वो नीचे की तरफ चला आता है। ऐसे यहाँ पर यूं कोशिकाएं होंगी, इसको माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार कहते हैं। तो जब ये बीजांड वृत्त लंबा हो जाता है तो ये लटक करके नीचे की तरफ ऐसे चला आता है। लेकिन बेस आधार इसका यही है। आधार भाग को निभाग या चर्चा इसको कहते हैं। आधार भाग की तरफ, और इसके अंदर बीजांड के अंदर, बीजांड जो होता है ये बीजांड काय से बना होता है, मृदुतक कोशिकाएं होती हैं, उनसे मिलकर के ये बना होता है। अब बीजांड के अंदर एक और संरचना होती है जिसको कहते हैं भ्रूण कोश। भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। बीजांड के अंदर संरचना होती है जिसको क्या कहा जाता है? भ्रूण कोश कहते हैं। इसको थोड़ा मुझसे
सही कर दूं। ये तो है निभाग और ये है भ्रूण कोश, एम्ब्रियोसाइट इसको कहते हैं, ये बीजांड। तो इसकी संरचना देखें क्या है। बीजांड जो है, बीजांड का आधार भाग जो है वो निभाग कहलाता है, निभाग है। और बीजांड का अधिकांश भाग प्रदूतक कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है, उसको बीजांड काय कहते हैं। बीजांड के अंदर एक गोल संरचना होती है जिसको कहा जाता है भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। एम्ब्रियोसाइट में क्या होता है कि निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं, इनको प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं या प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। और नीचे इसके एक छिद्र होता है, निभाग के नीचे एक छिद्र होता है, उसको कहते हैं बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल या बीजांड द्वार। बीजांड द्वार की तरफ भी 3 कोशिकाएं होती हैं और इन तीनों कोशिकाओं में एक बड़ी कोशिका होती है बीच में जिसको अंड कोशिका कहते हैं, एग सेल कहते हैं। 2 अगल बगल का कोशिकाएं होती हैं जिनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं। तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका दोनों को मिलाकर के एक एपरेटस कहा जाता है, अंड उपकरण या अंड समुच्चय इसको कह सकते हैं। बीच में इसके भ्रूण कोश के बीच में 2 केंद्रक या 2 कोशिकाएं होती हैं जिसमें एक केंद्रक होता है, इनको ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। ये तो हो गई इसकी संरचना, बीजांड की संरचना। तो बीजांड की संरचना यह है कि बीजांड जो होता है वो बीजांड वृंत से, प्लेसेंटा से चिपका होता है, बीजांड वृंत से। और जहां पर बीजांड और बीजांड वृंत मिलते हैं उसको नाभिका या आइलम कहते हैं। बीजांड का आधार भाग जो होता है वो निभाग कहलाता है, चलजा कहलाता है। बीजांड का दूसरी ओर का भाग जो होता है वहां पर एक छिद्र होता है, इसको बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड के अंदर एक और संरचना होती है जिसको भ्रूण कोश कहते हैं, अंडाकार संरचना होती है। बीजांड के अंदर अंडाकार संरचना होती है जिसको भ्रूण कोश या एम्ब्रियोसाइट कहते हैं। एम्ब्रियोसाइट में निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिनको प्रतिमुख कोशिकाएं कहते हैं और बीजांड द्वार की तरफ भी 3 कोशिकाएं होती हैं, इनको अंड उपकरण या एपरेटस कहा जाता है। इसमें क्या होता है, एक कोशिका बड़ी होती है मध्य में, इसको अंड कोशिका कहते हैं। बाकी 2 कोशिकाएं होती हैं, इनको सहायक कोशिकाएं कहते हैं, सिनर्जिड्स कहते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि जो परागकण यहाँ आया है वो परागकण अंकुरित होता है, अंकुरित होकर के एक नली बनाता है जिसको कहते हैं पराग नली। ये पराग नली वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है और अंडाशय के अंदर से आकर के फिर बीजांड में प्रवेश करती है। बीजांड में किधर से प्रवेश करती है, बीजांड में जो बीजांड द्वार होता है मुख्य रूप से इधर से ही ये प्रवेश करती है और दूसरी जगहों से भी प्रवेश करती है, लेकिन मुख्यतः प्रायः ये होता है कि ये जो बीजांड द्वार है, पराग नली बीजांड द्वार के द्वारा ही इसके अंदर भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। भ्रूण कोश के अंदर जब पराग नली प्रवेश कर जाती है तो इसके जो दोनों नर युग्मक यहाँ थे वो दोनों नर युग्मक क्या हो जाते हैं, यहाँ स्वतंत्र हो जाते हैं। इसका अगला हिस्सा जो होता है वो गल जाता है और पराग नली का अगला हिस्सा गल जाता है और दोनों नर युग्मक यहाँ क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अब एक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से मिल जाता है। नर युग्मक अंड कोशिका जो है ये मादा युग्मक है, तो नर युग्मक और अंड कोशिका इसका मिलना, मादा युग्मक का मिलना, ये तो निषेचन कहलाता है। ये तो हो गया सत्य निषेचन और इस निषेचन के पश्चात युग्मनज बनेगा और उसके पश्चात क्या होगा, भ्रूण का निर्माण होगा।
दूसरा है एक त्रिक संलयन। त्रिक संलयन, इसके बारे में देखें क्या है। त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन इसको कहते हैं, त्रिक संलयन। तो ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक, ध्रुवीय केंद्रक में कितने केंद्रक होते हैं? 2 केंद्रक होते हैं, 2 न्यूक्लियस होते हैं। ध्रुवीय केंद्रक तथा एक नर युग्मक, नर युग्मक का मिलना, ये कहलाता है त्रिक संलयन। त्रिक संलयन कहलाता है। त्रिक संलयन कहलाता है। तो निषेचन बहुत इंपॉर्टेंट है। निषेचन, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और फिर निषेचन के पश्चात भ्रूण का निर्माण होता है, फिर त्रिक संलयन। अब ये जो पोलर न्यूक्लियाई है, ध्रुवीय केंद्रक है, ये एक केंद्रक इसका बचा, एक केंद्रक तो अंड कोशिका से मिल जाता है, एक केंद्रक जाकर के क्या होता है, इससे मिलता है, और एक केंद्रक इससे मिलता है। तो इस तरीके से दोनों केंद्रक जो होते हैं, एक अंड कोशिका से मिल रहा है तो क्या हो रहा है, निषेचन की क्रिया हो रही है, सत्य निषेचन हो रहा है, और एक नर केंद्रक जो है वो ध्रुवीय केंद्रक से मिल रहा है। तो इस तरीके से इसमें कुल केंद्रकों की संख्या हो जाती है 3, इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और इस त्रिक संलयन से इससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है, भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। भ्रूण कोश में भोजन संचित होता है। तो ये कुल संख्या 3 हो जाती है, तो इसलिए इसको त्रिक संलयन कहते हैं। अब एक और चीज है जिसको कहते हैं दोहरा निषेचन। दोहरा निषेचन, ये क्या है? दोहरा निषेचन या इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दोहरा निषेचन, देखो निषेचन की क्रिया, एक तो सत्य निषेचन हुआ, एक नर केंद्रक जो है वो अंड कोशिका से जाकर के मिल रहा है, ये सत्य निषेचन हो गया। एक नर युग्मक किससे मिल रहा है? ध्रुवीय केंद्रक से जाकर के मिल रहा है। तो एक यहां भी संलयन की क्रिया हो रही है, निषेचन की क्रिया हो रही है। तो 2 बार निषेचन की क्रिया होती है। निःशब्द निषेचन और त्रिक संलयन, इन दोनों को मिला करके दोहरा निषेचन कहा जाता है। तो लिखेंगे यहां सत्य निषेचन, सत्य निषेचन। सत्य निषेचन या निषेचन एक ही बात है। सत्य निषेचन एवं त्रिक संलयन, त्रिक संलयन को सामूहिक रूप से दोहरा निषेचन करते हैं। दोहरा निषेचन करते हैं। ये दोहरा निषेचन हो गया। तो दोहरा निषेचन क्या है, त्रिक संलयन क्या है, दोहरा निषेचन क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीजें पूछी जाती है। निषेचन क्या है? नर युग्मक तथा मादा युग्मक का संलयन या नर युग्मक तथा मादा युग्मक का मिलना निषेचन कहलाता है। निषेचन के पश्चात जाइगोट या युग्मनज बनता है जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। त्रिक संलयन क्या है? ध्रुवीय केंद्रक तथा एक नर युग्मक का मिलना त्रिक संलयन कहलाता है। इससे भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसमें कुल केंद्रकों की संख्या 3 होती है। दोहरा निषेचन, सत्य निषेचन या निषेचन एवं सत्य निषेचन लिखें या निषेचन लिखें, निषेचन एवं त्रिक संलयन को सामूहिक रूप से दोहरा निषेचन कहते हैं। बाकी क्रिया क्या होती है वो मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। वापस से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। वर्तिका होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है।
अंडाशय के अंदर बीजांड जो होते हैं वो बनते हैं। अच्छा, वर्तिकाग्र पर परागकण आकर के चिपक जाते हैं। परागकण जो होते हैं वो अंकुरित होते हैं और अंकुरित होकर के एक नली का निर्माण करते हैं जिसको पराग नली कहते हैं। और जब ये अंकुरित होते हैं तो ये परागकण जो होते हैं ये दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है जिसको नर युग्मक या नर केंद्रक कहते हैं। ये वर्तिका से होता हुआ पहुंचता है कहाँ? बीजांड के अंदर। बीजांड की संरचना देखें तो बीजांड की संरचना जो होती है ये लगभग गोलाकार होती है या अंडाकार होती है। बीजांड जो होता है एक वृंत से ये अपरा से जुड़ा होता है जिसको बीजांड वृंत या प्लेसेंटा से जुड़ा होता है जिसको बीजांड वृंत कहते हैं। बीजांड वृंत और बीजांड जिस स्थान पर मिलते हैं उसको नाभिका या आइलम कहते हैं। बीजांड का आधार भाग जो होता है वो निभाग या चलजा कहलाता है। निभाग के विपरीत जो होते हैं इसमें एक छिद्र होता है जिसको बीजांड द्वार कहते हैं। निभाग के विपरीत दिशा में एक छिद्र होता है बीजांड में, उसको बीजांड द्वार कहते हैं। निभाग की तरफ बीजांड के अंदर अब भ्रूण एक और अंडाकार संरचना पाई जाती है जिसको भ्रूण कोश कहते हैं। भ्रूण कोश में निभाग की तरफ 3 कोशिकाएं होती हैं जिसको प्रतिमुख कोशिका कहते हैं। बीजांड द्वार की तरफ भी 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें एक बीच में बड़ी कोशिका होती है इसको अंड कोशिका कहते हैं तथा 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। इन दोनों को मिलाकर के अंड कोशिका सहायक कोशिका को मिलाकर के इसको अंडकोशकरण कहा जाता है। इसके मध्य में भ्रूण कोश के मध्य में 2 केंद्रकों वाली संरचनाएं पाई जाती हैं जिसको ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। अब पराग नली जब इसके अंदर प्रवेश करती है बीजांड द्वार के रास्ते पराग नली इसके अंदर किसके अंदर प्रवेश करती है? भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती है। तो पराग नली का अगला सिरा इसके अंदर प्रवेश करने के पश्चात पराग नली का अगला सिरा जो होता है वो गल जाता है और 2 केंद्रक जो होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। अब क्या होता है? एक केंद्रक जो है वो अंड कोशिका से मिल जाता है, इसको निषेचन कहते हैं या इसी को सत्य निषेचन कहते हैं। दूसरा केंद्रक जो होता है सत्य निषेचन कहते हैं जिससे भ्रूण का निर्माण होगा। दूसरा केंद्रक जो है ध्रुवीय केंद्रक जिसमें 2 केंद्रक पहले से हैं। ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है तो 2 केंद्रक पहले से यहाँ मौजूद है, एक केंद्रक और मिल जाता है तो इस तरीके से केंद्रकों की संख्या कुल 3 हो जाती है और इसको कहते हैं त्रिक संलयन या इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। त्रिक संलयन के पश्चात से क्या होता है? भ्रूण कोश का निर्माण होता है, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। दोहरा निषेचन क्या है? त्रिक संलयन और सत्य निषेचन दोनों को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? दोहरा निषेचन कहते हैं। देखिए यहाँ जो निषेचन की क्रिया 2 बार हो रही है। एक नर युग्मक जो है अंड कोशिका से मिल रहा है, एक ध्रुवीय केंद्रक से मिल रहा है। 2 बार निषेचन की क्रिया हो रही है, संलयन हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अब इसके पश्चात क्या होता है कि जो तमाम सारे अंग हैं निषेचन के पश्चात तमाम अंगों का क्या होता है? जैसे बारदल है, बारदल ये प्रायः गिर जाता है। इसमें क्या क्या परिवर्तन होता है? गिर जाते हैं या कुछ में लगे रहते हैं, चिरलग्न उसको कहते हैं, जो हमेशा सूखने के पश्चात भी बारदल उसमें लगे रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हरी मिर्च है या लाल मिर्च है उसमें लगे रहते हैं और बैगन है उसमें लगे रहते हैं। तो बारदल गिर जाते हैं, अधिकांशतः गिर जाते हैं, लेकिन कुछ में क्या होते हैं? लगे रहते हैं। दल जो होते हैं ये भी गिर जाते हैं, मुरझा करके गिर जाते हैं। इसके बाद कुमंग है, कुमंग जो होता है ये भी गिर जाता है। वर्तिका और वर्तिकाग्र जो है ये भी मुरझा करके गिर जाते हैं। वर्तिका एवं वर्तिकाग्र ये भी गिर जाते हैं मुरझा करके। इसके पश्चात अब बचता है अंडाशय। अंडाशय जो है ये परिवर्तित होता है किसमें? ये फल में बदल जाता है, फल में परिवर्तित हो जाता है।
फल में परिवर्तित हो जाता है। और जो बीजांड था, जो बीजांड है, बीजांड जो है, बीजांड जो है ये बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? बीज में परिवर्तित हो जाते हैं। ये क्रिया होती है इसके अंतर्गत। ये अंडाशय जो है वो फल में परिवर्तित हो जाता है, बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है, और बीज के अंदर ही भ्रूण जो है वो रहता है। भ्रूण कहाँ रहता है? बीज के अंदर रहता है। तो ये कुछ परिवर्तन होते हैं इसमें। बादल गिर जाएंगे, सूख करके गिर जाते हैं, या किसी किसी में लगे रह जाते हैं, जैसे मिर्च है और बैगन है। दल जो होते हैं ये भी सूख करके गिर जाते हैं, कुमंग जो होते हैं ये भी सूख करके गिर जाते हैं, वर्तिका जो होती है ये भी सूख करके गिर जाती है। अंडाशय जो है ये फल में परिवर्तित हो जाता है, ये सूख करके गिरता नहीं है जो फल हम खाते हैं। बीजांड जो है ये बीज में बदल हो जाता है या बीज में परिवर्तित हो जाता है। तो ये इसकी पूरी संरचना थी कि किस प्रकार से क्या क्या क्रियाएं इसके अंतर्गत होती हैं। और अब एक दो चीजें हम और समझेंगे इसमें कि क्या क्या क्रियाएं जो हैं वो इसके अंतर्गत होती हैं। जैसे बीज जो है वो कितने प्रकार का होता है, फल कितने प्रकार के होते हैं, फल कहाँ से विकसित होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हाँ बच्चों, तो अभी ये है कुछ फल क्या है। फल जो है परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं। निषेचन के पश्चात जो है अंडाशय या ओरी जो होता है वो फल में परिवर्तित हो जाता है। जब वो परिपक्व हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो उसी को हम फल कहते हैं। फल दो प्रकार के होते हैं, एक सत्य फल होता है, एक असत्य या कूट फल कहते हैं, फॉल्स फ्रूट। सत्य फल क्या है? वो फल जो अंडाशय से विकसित होता है उसको सत्य फल कहते हैं। जो फल किससे विकसित होता है? अंडाशय से, ओवरी से, उसको हम कहते हैं सत्य फल। जैसे आम है, जामुन है, ये सब। कूट फल या असत्य फल वो फल जो अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग, अंडाशय के अतिरिक्त जैसे अन्य भाग जैसे पुष्पासन वगैरह है, वो से अगर फल विकसित होता है, यानी अंडाशय के अतिरिक्त फल पुष्प का कोई अन्य भाग फल के निर्माण में भाग लेता है, तो उसको हम असत्य या कूट फल कहते हैं। तो जो फल अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग जैसे पुष्पासन आदि से विकसित होते हैं उनको हम असत्य फल कहते हैं। जैसे सेब है, अनानास है। सेब जो खाते हैं हम, तो सेब जो है वो अंडाशय से विकसित नहीं है, उसका पुष्पासन का भाग जो है वो जिसपे पुष्प लगा रहता है उससे विकसित होता है। तो इसलिए हम ऐसे फलों को क्या कहते हैं? कूट फल या असत्य फल। अब बीज की बात करते हैं। बीजांड जो है ये बीज में विकसित होता है, बीज बीजांड से विकसित होता है। यह दो प्रकार का होता है बीज। एक है अभ्रूणपोषी बीज, दूसरा है भ्रूणपोषी बीज। अभ्रूणपोषी बीज किसे कहते हैं? अभ्रूण, आ मतलब नहीं, भ्रूणपोषी यानी जिसमें भ्रूणपोष ना हो, किसी से आपको पता चल जाएगा कि इनमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। और भ्रूणपोष विकसित किससे होता है? जो त्रिक संलयन की क्रिया होती है उससे भ्रूणपोष विकसित होता है। इसकी कोशिकाएं डिप्लॉयड होती है, तो इसमें भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। और इन बीजों में भोजन का संचय जो होता है वो बीजपत्र के अंतर्गत होता है। इनमें बीजपत्र पाए जाते हैं और बीजपत्र में ही भोजन जो होते हैं वो संचित रहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें भ्रूणपोष जो है वो अनुपस्थित होता है, इसलिए इसमें भोजन जो होता है वो बीजपत्र में संचित रहता है। मांसल हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। बीजपत्र जो होता है भोजन संचित होने के कारण से, जैसे चना है, मटर है, सेब है आदि। अच्छा, अब इसमें दूसरा है भ्रूणपोषी बीज। ऐसे बीज जिनमें भोजन भ्रूणपोष में संचित रहता है। और भ्रूणपोष मैंने बताया आपको ये डिप्लॉयड है। त्रिक संलयन के पश्चात ही या त्रिक संलयन के पश्चात भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो भ्रूणपोषी बीज जो होते हैं इसमें भ्रूणपोष
कोश के अंदर ही भोजन संचित रहता है। इसमें बीजपत्र तो होते हैं लेकिन बहुत पतले होते हैं, उसमें भोजन ज्यादा संचित नहीं रहता। जैसे मक्का है, ज्वार है, इसमें अरण्य भी है। अरण्य या तो अरण्य में क्या है, अरण्य द्विबीजपत्री है। मुख्य रूप से क्या होता है कि जो द्विबीजपत्री बीज होते हैं उनमें आभ्रूणकोशी होते हैं, उनमें बीजपत्रों में भोजन संचित रहता है। लेकिन इसका अपवाद अरण्य दो बीजपत्री है, लेकिन ये इसका भोजन जो होता है वो भ्रूणकोश में संचित होता है। तो ये बीजपत्र जो इसमें है उसमें भोजन संचित नहीं रहता। बीजपत्र तो होता है लेकिन वो बहुत पतला पाया जाता है। अब एक अंतर है भ्रूण और बीज में, क्या अंतर है? तो भ्रूण और बीज में क्या अंतर है इसको हम देख लेते हैं। 2-3 पॉइंट से दोनों निषेचन के पश्चात ही बनते हैं। निषेचन के पश्चात युग्मनज से भ्रूण बनता है। जो अंड कोशिका होती है उस अंड कोशिका से जब नर युग्मक मिलता है तो उससे भ्रूण बनता है, युग्मनज बनता है, और युग्मनज से ही भ्रूण का जो है वो निर्माण होता है। और इसमें निषेचन के पश्चात बीजांड से ये बनता है। बीज जो है किससे बनता है? बीजांड से बनता है। बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है निषेचन के पश्चात। ये भ्रूण जो है ये एक्चुअली में क्या है, ये बीज का ही अंश है, बीज का ही भाग है। तो भ्रूण जो है वास्तव में बीज का ही अंश है, लेकिन बीज जो है ये भ्रूण का अंश नहीं है। तीसरा पार्ट ये है, तीसरा पॉइंट कि इसके अंदर कोई अन्य संरचना नहीं होती। भ्रूण के अंदर सिर्फ भ्रूण ही होता है, कोई अन्य संरचना इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर अन्य संरचनाएं बीज के अंदर पाई जाती है, जैसे भ्रूणकोश है, बीजांडकार है, आदि ये संरचनाएं जो होती है वो होती है। भ्रूण जो है बीज के अंदर सक्रिय होता है। भ्रूण कहाँ सक्रिय होता है? बीज के अंदर सक्रिय होता है। और बीज जो है इसके अंकुरण से नए पौधे का जन्म होता है या नए पौधे का विकास होता है, नया पौधा जो है वो विकसित होता है। ये अंतर था। एक बार फिर से देख लीजिए, भ्रूण निषेचन के पश्चात युग्मनज से भ्रूण बनता है, और बीज जो है निषेचन के पश्चात बीजांड से जो होता है वो बीज बनता है। भ्रूण जो है ये वास्तव में बीज का ही अंश है, जबकि बीज जो है ये भ्रूण का अंश नहीं है। इसके अंदर कोई अन्य संरचना नहीं पाई जाती भ्रूण के अंदर, जबकि बीज के अंदर बहुत सारी संरचनाएं, भ्रूणकोश है, बीजांडकार है, ये सब पाई जाती है। भ्रूण जो है बीज के अंदर सक्रिय रहता है, और बीज जो है बीज के अंकुरण से नए पौधे का विकास होता है, नया पौधा जो होता है वो विकसित होता है। तो ये था पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। हमने देखा लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है 2 प्रकार से, और फिर उसमें हमने देखा अलैंगिक जनन कितने प्रकार से होता है, लैंगिक जनन क्या क्या होता है, क्रियाएं होती हैं, उसमें निषेचन है, ट्रिपल फ्यूजन है, त्रिक संलयन है, दोहरा निषेचन है, और किस प्रकार से निषेचन की क्रिया होती है, परागण देखा गया। ये तमाम सारी चीजें 2 प्रकार का सब क्या नाम है, स्वपरागण, पर परागण, उससे लाभ हानियां देखी गई, ये तमाम सारी चीजें देखी गई। फल क्या होता है, परिपक्व वाली जो होती है वो फल होती है। फल 2 प्रकार का, सत्य फल, असत्य फल। जो फल अंडाशय से विकसित होता है सत्य फल कहलाता है, जो अंडाशय के अतिरिक्त अन्य भाग से विकसित होता है उसको असत्य फल कहते हैं। बीज जो होता है, बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है निषेचन के पश्चात। बीज 2 प्रकार के होते हैं, अभ्रूणकोशी बीज, इसमें भ्रूणकोश में भोजन जो भ्रूणकोश संवर्धित होता है, भोजन जो होता है वो बीजपत्र में संचित रहता है। चना मटर, टमाटर, और चना मटर, सेम आलू। अब भ्रूणकोशी में इसमें भोजन जो होता है भ्रूणकोश के अंदर संचित रहता है। भ्रूणकोश इसकी कोशिकाएं जो होती है ट्रिप्लॉइड होती हैं, त्रिक होती हैं, इसमें सब भोजन संचित रहता है। और बीजपत्र बहुत पतले होते हैं, जैसे मक्का है, गेहूं है, ज्वार है, अरंडी है। फिर इसके बाद भ्रूण, अंतर भ्रूण और बीज में क्या अंतर है? निषेचन के पश्चात युग्मनज से भ्रूण बनता है, निषेचन के पश्चात बीजांड जो होता है वो बीज में परिवर्तित हो जाता है। ये वास्तव में बीज का ही अंश है, लेकिन भ्रूण जो है, बीज जो है वो भ्रूण का अंश नहीं है। भ्रूण के अंदर कोई अन्य संरचना नहीं होती, जबकि बीज के अंदर भ्रूणकोश है, बीजांड है, ये तमाम संरचनाएं पाई जाती हैं। भ्रूण बीज के अंदर सक्रिय रहता है, और बीज के अंकुरण से जो है वो नए पौधे का विकास होता है। ये तमाम सारी चीजें जो थी वो पौधों में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीजें होती हैं,
मेरी समझ से जो पढ़ाया गया है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे और किताब का सहारा लेंगे तो आपके दिमाग में तमाम सारी बातें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी, दिमाग में तमाम सारी बातें आ जाएंगी। और अब इसके बाद हम मनुष्यों में किस प्रकार से जनन की क्रिया होती है, मनुष्य में लैंगिक जनन ही होता है, तो लैंगिक जनन मानव में किस प्रकार से होता है उसका अलग से वीडियो बनाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि मनुष्य में किस प्रकार से लैंगिक जनन की क्रिया होती है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबा दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। खेले कूदे भी और पढ़ाई भी करते रहें, क्योंकि पढ़ाई के दिन अब बहुत कम बचे हैं, परीक्षा के दिन धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।